आज हम लोग सेमेस्टर 6 के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स यानी पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यावरण अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का एक उपक्षेत्र है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है। यह 21वीं शताब्दी में पर्यावरण के संबंध में बढ़ती चिंताओं के कारण स्थानीय पर्यावरण नीतियों के आर्थिक प्रभावों के सैद्धांतिक या अनुभवजन्य अध्ययन करता है। विशेष मुद्दों में वायु प्रदूषण, जल गुणवत्ता, जहरीले पदार्थ, ठोस अपशिष्ट और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए वैकल्पिक पर्यावरणीय नीतियों की लागत और लाभ शामिल है। पर्यावरण अर्थशास्त्र को पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्र से अलग किया जाता है। उस परिस्थिति में अर्थात उस पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्र ने अर्थव्यवस्था को प्राकृतिक पूंजी को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ पारिस्थितिक तंत्र के उपप्रणाली के रूप में जोर दिया है। जर्मन अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र आर्थिक विचारों के विभिन्न स्कूल हैं। पारिस्थितिकीय अर्थशास्त्री मजबूत स्थिरता पर जोर देते थे और प्रस्ताव को खारिज करते हैं कि मानव प्राकृतिक पूंजी मानव निर्मित पूंजी द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है। पर्यावरण अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था और मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों के विचार और जांच से संबंधित है। आर्थिक विश्लेषण के लिए पर्यावरणीय सामान केवल कमी के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हो जाते हैं। मुख्य रूप से निजी सामान वाले बाजार आधारित सिस्टम में पर्यावरणीय सामान सीधे उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग के माध्यम से उपभोग या अप्रत्यक्ष रूप से उपभोग किए जाते हैं। इन पर्यावरणीय वस्तुओं की खपत को सीमित करने या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारक इनपुट को कम करने के लिए उपयोग की गई पर्यावरणीय वस्तुओं को बहाल करने के प्रयासों की कमी की मांग है। इस बिंदु पर आवंटन की समस्या बढ़ जाती है और सवाल पर्यावरणीय वस्तुओं के उचित वितरण के कारण उठता है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के प्रारंभिक समस्या। आवंटन समस्या के समाधान के लिए पर्यावरणीय वस्तुओं के कुछ गुणों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारणों पर प्रतिबिंब का प्रारंभिक बिंदु यह विरोधाभास है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे स्वच्छ वायु, शुद्ध पानी एक तरफ बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण के माध्यम से एक दुर्लभ हो गए हैं और अब सीमित हो गए हैं। दूसरी ओर अच्छा है, लेकिन अभी भी मुफ्त या सार्वजनिक सामान का चरित्र है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ जहां भी पर्यावरणीय सेवाओं का उपयोग विनियमित नहीं किया जाता है, यह अत्यधिक उपयोग करके अपने निरंतर शोषण को धमकाता है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं के रूप में पर्यावरणीय सेवाओं की प्रकृति के कारण लागत को बाहरी करने या ऐसा करने की संभावना है। पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की संभावना इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है यदि पर्यावरणीय सेवाओं को बाजार में उनके एकीकरण के माध्यम से आर्थिक रूप से कुशल बनाया जा सकता है, यानी उनकी कमी, दुरुपयोग और दुरुपयोग की ओर गलत दिशा निर्देशों को एक सौम्य बन जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक प्रबंधन। दूसरे शब्दों में, केवल जब बाजार की कीमतें जैसे पूर्ण पारिस्थितिकीय सत्य है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और बहुमूल्यता से अवगत हो जाता है। ऐसे उपकरण
जो प्राकृतिक संसाधनों के आवश्यक बाजार एकीकरण प्रदान करते हैं उन्हें पर्यावरण नीति के बाजार उन्मुख साधन कहा जाता है। उदाहरण में इको कर, स्टीयरिंग फीस या उत्सर्जन अधिकारों का व्यापार शामिल है। इको टैक्स और स्टीयरिंग शुल्कों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के विपरीत उत्सर्जन प्रमाण पत्र का दृष्टिकोण मात्रा नियंत्रण पर आधारित है। ऐसे समाधानों का लाभ कंपनियों और परिवारों के लिए गतिशील आर्थिक प्रोत्साहन है, जो कि अपनी लागत बचत के हित में पर्यावरण संरक्षण उपायों को पूरा करने के लिए कम से कम जब तक मामूली लागत पर्यावरण संरक्षण अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभाव की मामूली लागत से अधिक नहीं होता है। इस संदर्भ में प्रासंगिक केन्स प्रमेय है, जो इस संभावना की जांच करता है कि अपराधी और पीड़ित बाहरी प्रभाव के स्तर के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से बाह्य प्रभावों के आर्थिक रूप से कुशल आंतरिकरण के लिए पूर्व शर्त पर्यावरण के सामानों के लिए संपत्ति अधिकारों का एक स्पष्ट असाइनमेंट है, जो बाहरी प्रभाव को व्यक्त करता है। हालांकि पर्यावरण नीति के लिए ऐसे नियामक दृष्टिकोण केवल तभी स्वीकार किए जाते हैं जहां उनका उपयोग अल्पकालिक पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन अन्यथा संदर्भ के साथ अक्षम के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। गतिशील पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन की कमी के लिए और इसलिए खारिज कर दिया जाता है यदि बाजार आधारित समाधान को लागू करने के लिए लेन देन लागत आशाजस्ता लाभ के मुकाबले अधिक हों। पर्यावरण अर्थशास्त्र के विषय और अवधारणाएं। बाजार की असफलता। पर्यावरण अर्थशास्त्र के लिए केंद्रीय बाजार विफलता की अवधारणा है। बाजार विफलता का मतलब है बाजार कुशलतापूर्वक संसाधनों को आवंटित करने में विफल रहता है। हनले, सोगरेन और व्हाइट ने अपनी पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अर्थशास्त्र में कहा है, बाजार की विफलता तब होती है जब बाजार सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण उत्पन्न करने के लिए दुर्लभ संसाधन आवंटित नहीं कर पाता है। एक निजी व्यक्ति बाजार की कीमतों के बीच क्या होता है और समाज चाहे वह पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, इस तरह की मजदूरी अपर्याप्तता या आर्थिक अक्षमता का तात्पर्य है कम से कम एक व्यक्ति को किसी और को खराब किए बिना बेहतर बनाने के लिए संसाधनों को फिर से स्थानांतरित किया जा सकता है। बाजार विफलता के सामान्य रूपों में बाह्यताएं, गैर बहिष्कार और गैर प्रतिद्वंदिता शामिल है। बाह्यता। एक बाह्यता तब मौजूद होती है जब कोई व्यक्ति ऐसी पसंद करता है जो अन्य लोगों को इस तरह से प्रभावित करता है कि बाजार मूल्य में जिम्मेदार नहीं है। एक बाह्यता सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है, लेकिन आमतौर पर पर्यावरण अर्थशास्त्र में नकारात्मक बाह्यताओं से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, ऊपरी मंजिल में आवासीय भवनों में पानी की सीपेज निचली मंजिल को प्रभावित करती है। और एक उदाहरण इस बात से चिंतित है कैसे अमेज़न लकड़ी की बिक्री काटने में जारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नज़रअंदाज करती है। या एक फर्म उत्सर्जन प्रदूषण आमतौर पर उन पर खर्च नहीं करेगा जो प्रदूषण दूसरों पर लगाए जाते हैं। नतीजतन प्रदूषण सामाजिक रूप से कुशल स्तर से अधिक हो सकता है, जो कि स्तर है जो प्रदूषण के लिए बाजार की आवश्यकता होने पर मौजूद होगा। केनेथ एरो और जेम्स मीड से प्रभावित एक क्लासिकल परिभाषा हेलर और स्टारेट द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि एक बाहरीता को परिभाषित करते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें निजी अर्थव्यवस्था में कुछ अच्छे प्रोत्साहन और इस बाजार की कोई भी संभावित बाजार बनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं है। परिणामतः दक्षता के नुकसान में परिणाम बाह्य बाजार विफलताओं के उदाहरण है जिसमें अनजान बाजार एक कुशल परिणाम नहीं लेता है। जब कुछ लोगों को पर्यावरण संसाधन तक पहुंच से बाहर करने के लिए बहुत महंगा होता है तो संसाधन को या तो एक आम संपत्ति संसाधन कहा जाता है या एक सार्वजनिक अच्छा। गैर बहिष्करण के मामले में बाजार आवंटन अक्षम होने की संभावना है। इन चुनौतियों को लंबे समय से पहचाना गया है।
कॉमन्स की त्रासदी की हार्डिन की अवधारणा ने गैर बहिष्कार और आम संपत्ति में शामिल चुनौतियों को लोकप्रिय बनाया। कॉमन्स पर्यावरणीय संपत्ति को संदर्भित करता है। सामान्य संपत्ति संसाधन या सामान्य पूल संसाधन एक संपत्ति के सही अधिकार को संदर्भित करता है जो कुछ सामूहिक निकाय को दूसरों को बाहर करने के लिए योजनाएं तैयार करने की अनुमति देता है, जिससे भविष्य में लाभधाराओं को पकड़ने की अनुमति मिलती है। और ओपन एक्सेस का मतलब इस अर्थ में कोई स्वामित्व तो नहीं है कि संपत्ति के हर किसी के पास स्वामित्व तो नहीं है। जलवायु परिवर्तन प्रभावों की कमी सार्वजनिक जनता का एक उदाहरण है, जहां सामाजिक लाभ बाजार मूल्य में पूरी तरह से परिलक्षित नहीं होती है। यह एक सार्वजनिक अच्छा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के जोखिम दोनों प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कार दोनों हैं। इस तरह के प्रयास गैर प्रतिद्वंदी हैं क्योंकि किसी को प्रदान की जाने वाली जलवायु शमन किसी भी तरह के शमन के स्तर को कम नहीं करती है। वे गैर बहिष्कृत कार्य हैं क्योंकि उसके पास वैश्विक परिणाम होंगे जिनसे कोई भी बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। कार्बन छूट में निवेश करने के लिए देश का प्रोत्साहन कम हो गया है क्योंकि यह अन्य देशों के प्रयासों से मुक्त सवारी कर सकता है। एक शताब्दी पहले स्वीडिश अर्थशास्त्री नट विक्सेल ने पहली बार चर्चा की कि सार्वजनिक सामान बाजार द्वारा कैसे प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि लोग अच्छे के लिए अपनी प्राथमिकताओं को छुपा सकते हैं लेकिन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं से प्राप्त ठोस लाभ है। उदाहरण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर एक प्रजाति के नुकसान के प्रभाव के बावजूद कुछ लोग प्रजातियों के विविध समूह के अस्तित्व को महत्व दे सकते हैं। इन प्रजातियों के अस्तित्व में एक विकल्प मूल्य हो सकता है क्योंकि कुछ मानव उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने की संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए, दवाओं के लिए कुछ पौधों का शोध किया जा सकता है। व्यक्ति अपने बच्चों को एक प्राचीन वातावरण छोड़ने की क्षमता का महत्व दे सकते हैं। पर्यावरण अर्थशास्त्र के उपकरण। क्योटो प्रोटोकॉल का उदाहरण। क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की भूमिका का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह पर्यावरणीय बाधाओं के साथ आर्थिक